पहाड़ों में एक सुंदरनगर नाम का गांव था। अरे शामू भैया, अपनी किस्मत है जो हम इस सुंदरनगर में पैदा हुए। इतना खूबसूरत है अपना गांव और लोगों की वजह से अपने को खूब पैसे भी मिल जाते हैं। तभी उनका दोस्त टिंकू, जो कि एक तांगे वाला होता है, वहाँ आ जाता है। सही कह रहे हो तुम दोनों, बस भगवान की यही कृपा हम लोगों पर बनी रहे। फिर तीनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। एक दिन गांव वालों को गांव के बाहर एक लाश मिलती है। अरे ये तो मोहन है, लेकिन इसको किसने मारा? कल तक तो ठीक ठाक था। अरे क्या बताए भैया, कल तक तो ठीक ही थे। रात में कहे थे कि पड़ोस के गांव जा रहा हूँ, लेकिन वापस इनकी लाश ही आई। फिर गांव वाले मोहन का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन उसके बाद तो जैसे गांव में हर रात किसी न किसी की लाश मिलने का सिलसिला चालू हो जाता है। अरे भाइयों, थोड़ा अपना ध्यान रखो, पता नहीं अपने गांव को किसकी नजर लग गई है। रोज कोई न कोई मर रहा है। सही कह रहे हो सरपंच चाचा, बहुत नुकसान हो रहा है। इसकी खबर तो दूर दूर तक पहुंच रही है। इसी वजह से बाहरी लोगों का आना जाना भी कम हो गया है। फिर गांव वाले मिलकर निर्णय लेते हैं कि रात में कोई भी अपने घर से नहीं निकलेगा। एक रात गांव में तांगे के घूमने की आवाज आती है, लेकिन कोई भी गांव वाला डर के मारे घर से नहीं निकलता। अगली सुबह रामू एक गांव वाले से पूछता है, अरे भैया, क्या कल आपने किसी तांगे की आवाज सुनी क्या? हाँ सुनी तो थी भैया, बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी और घोड़ा भी जोर जोर से हिनहिना रहा था। हमने सोचा कि बाहर जाकर देखें, लेकिन हमारी लुगाई उस घोड़े से भी ज्यादा जोर जोर से हिनहिनाई कि अगर बाहर गए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। क्या भैया, तुम भी ना कितना मजाक करते हो। लेकिन गंभीर बात तो ये है कि टिंकू तांगे वाला तो गांव में है नहीं। फिर कौन तांगे वाला था जो रात में तांगा लाया था? फिर एक दिन रामू और शामू को खबर मिलती है कि उनका मौसेरा भाई, जो कि शहर में रहता था और जिसका नाम राहुल होता है, उनसे मिलने आ रहा है। लेकिन राहुल की ट्रेन देरी से पहुंचती है। अरे बाप रे, ये ट्रेन भी ना हमेशा लेट पहुंचती है। और रामू शामू भैया ने भी कहा था कि रात में मत आना। अब क्या करूं? राहुल वहाँ खड़ा सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक तांगे वाला पहुँचता है। उसने पूरे शरीर पर कंबल ओढ़ा होता है, उसकी शक्ल भी नहीं दिख रही होती। उसको देखकर राहुल डर जाता है। कौन कौन हो आप? अरे मालिक, डर काहे रहे हो? हम तो तांगे वाला हूँ, बोलो तो कहीं छोड़ दूँ। यहाँ रात में रुकना खतरे से खाली नहीं है साहेब। क्या क्या खतरे से खाली नहीं है? क्या रेलवे के लोग नौकरी नहीं करते यहाँ? चलो उठो यहाँ से, मैं खुद चला जाऊंगा। मैं अभी स्टेशन मास्टर से मिलता हूँ। ऐसा कहकर राहुल स्टेशन मास्टर के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। स्टेशन मास्टर की कुर्सी खाली होती है। राहुल ये देखकर डर जाता है। ये क्या हो रहा है भाई? इस रेलवे स्टेशन पर तो कोई भी नहीं है। वो तांगे वाला सही कह रहा था। अब मैं क्या करूँ? क्या हुआ साहब जी, कोई मिला या नहीं? अरे इस स्टेशन पर कोई नहीं मिलेगा। तुमको चलना है तो चलो, नहीं तो मैं चला। ऐसा कहकर तांगे वाला वहाँ से जाने लगता है। अरे अरे भैया, ले चलो आप ही, मुझे सुंदरनगर जाना है। ले चलूंगा साहेब, लेकिन कोई भी आवाज सुनाई दे तो आप मुड़कर मत देखना। सुना है रात में चुड़ैलें और भूत लोगों को आवाज लगाते हैं और मौका पड़ने पर उन्हें मार डालते हैं। फिर राहुल डरते डरते तांगे पर बैठ जाता है। सुंदरनगर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। राहुल का तांगा भी उसी जंगल में आ जाता है। तभी उसे जोर की आवाज सुनाई देती है, जैसे उसे कोई पुकार रहा है, लेकिन डर के मारे वो जोर नहीं देखता। अरे तांगे वाले भैया, आपने कोई आवाज सुनी? जैसे कोई मुझे बुला रहा। वो जरूर किसी ना किसी चुड़ैल की ही होगी। अच्छा किया कि आपने उसे नहीं देखा,
नहीं तो आप भी। वैसे आपका सुंदर नगर आ गया है। आप भी? क्या मतलब आप भी? ये लो अपने पैसे पकड़ो। नाराज क्यों हो रहे हो साहब? मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है, ये पैसे आप ही रख लो। ऐसा कहकर तांगे वाला वहाँ से चला जाता है। राहुल भी रामू और शामू के घर पहुँचता है। अरे राहुल, तुम अकेले कैसे? रामू तो गया था तुम्हें लेने। क्या बात कर रहे हो शामू भैया? मैंने तो रामू को रेलवे स्टेशन पर देखा ही नहीं। राहुल की बात सुनकर शामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है, पर ना ही वो मुझे लेने आए। राहुल शामू की बात सुनकर हैरान रह जाता है और बोलता है, हो ना हो, कुछ गलत हुआ है मेरे रामू के साथ। मैं अभी जाता हूँ और देखता हूँ। लेकिन राहुल उसे जाने से रोक लेता है और अगले दिन रामू की लाश गांव के बाहर मिलती है। ये सब क्या हो गया? मेरे लक्ष्मण जैसे भाई को किसने मारा? तभी सरपंच वहाँ आते हैं और बोलते हैं, रो मत बेटा, ऐसे रोने से रामू वापस तो नहीं आएगा, लेकिन हमें ऐसा कुछ करना है कि गांव में किसी और की जान न जाए। उसी रात गांव में फिर से तांगे की आवाजें आने लगती हैं, लेकिन इस बार गांव वाले डरने के बजाय उस तांगे वाले को मशाले लेकर घेर लेते हैं। कौन है? इस तांगे में से बाहर आओ और इस कंबल से अपना मुंह बाहर निकालो, नहीं तो हम गांव वाले इस तांगे को जला देंगे। रुको रुको भाई, मेरे तांगे को मत जलाओ। मैं उतर रहा हूँ और कंबल भी हटा रहा हूँ। ऐसा कहकर तांगे वाला तांगे से उतरता है और अपना कंबल हटा देता है। अरे ये तो टिंकू है। गुस्से में गांव वाले टिंकू को मारने लगते हैं, लेकिन सरपंच जी के कहने पर गांव वाले रुक जाते हैं। बता टिंकू, ये सब क्या है और क्यों मार रहा है लोगों को? और तू तो गांव में भी नहीं था, जल्दी बोल, नहीं तो गांव वाले तेरी जान ले लेंगे। नहीं, मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ, ये सब मैंने नहीं किया है। दरअसल एक रात मैं सवारी को छोड़कर गांव वापस आ रहा था। मेरा बेटा छोटू भी मेरे साथ था। रास्ते में मैंने रोशनी देखी और मैं उस रोशनी के पास चला गया। वहाँ मुझे एक तांत्रिक मिला, उसने मेरे छोटू को कब्जे में ले लिया। ये सब उसी के कहने पर किया है मैंने, नहीं तो वो मेरे बेटे की जान ले लेगा। लेकिन वो चुड़ैलें और आवाजें कहाँ से आती हैं? वो चुड़ैलें और भूत उसके गुलाम हैं और उसी के कहने पर वो लोगों को मार रहे हैं। वो 100 लोगों को मारना चाहता है ताकि वो अमर हो सके। मूर्ख आदमी, भला दूसरे की जान लेकर भी कभी कोई अमर हुआ है? हमें इस तांत्रिक से निपटना होगा। टिंकू, तुम हमें उस दुष्ट के पास ले चलो। फिर टिंकू गांव वालों के साथ जंगल की ओर चल पड़ता है। तांत्रिक की कुटिया के पास पहुंचने के बाद सरपंच बोलते हैं, ए दोस्त तांत्रिक, बाहर निकल, बहुत जान ली है तूने, बाहर निकल। तांत्रिक बाहर आता है, उसके साथ एक चुड़ैल और कई सारे राक्षस होते हैं। आ गए तुम सब लोग, लगता है आज ही मेरी 100 बलि पूरी हो जाएंगी और फिर मैं अमर। बुड्ढे, ये तुम लोगों के बस की बात नहीं है। ये मेरी चुड़ैल और शैतान तुम लोगों को अभी मार डालेंगे। तांत्रिक के इशारे पर चुड़ैल और शैतान गांव वालों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अरे भाई, इतने दिन इसके साथ रहे हो, कुछ पता है इसका ये जादू कैसे हटेगा? नहीं तो ये आज अमर हो ही जाएगा। राहुल भैया, खोपड़ी के अंदर एक इंसानी खोपड़ी है, अगर उसे तोड़ दिया जाए तो इस तांत्रिक का जादू खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी शैतान राहुल को उठाकर फेंक देते हैं। राहुल सीधा झोपड़ी के पास गिरता है। शैतान राहुल की तरफ बढ़ता है, लेकिन राहुल झोपड़ी के अंदर जाकर वो इंसानी खोपड़ी तोड़ देता है। खोपड़ी के टूटते ही वहाँ जोर का तूफान आने लगता है और चुड़ैल और शैतान एक एक करके गायब होने लगते हैं। तूफान के खत्म होने के बाद गांव वाले उस तांत्रिक को पकड़ लेते हैं। टिंकू, आगे से किसी चुड़ैल या तांत्रिक की मदद मत करना,
हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई, पर अब सब ठीक है। सतीश और रानी पति पत्नी थे। सतीश अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था, उसकी हर बात मानता था। पर वो लोग बहुत गरीब थे, टूटे फूटे मकान में रहते थे, वो भी किराए के मकान में। एक दिन मकान मालिक जुगल प्रसाद आता है किराया मांगने। रानी, अरे ओ रानी, जरा घर से बाहर आओ हैं, और जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। आई अभी आई। अरे आप कैसे आना हुआ, क्या बात है? कैसे आना हुआ? अरे क्या तुम्हें पता नहीं, किराया बाकी है कई महीनों का, बस वही लेने आया था। लाओ किराया दो मेरा, आज मैं पूरा किराया लेकर ही जाऊंगा। हाँ। किराया मालिक, 2-4 दिन की मोहलत और दे दीजिए, पति की तनख्वाह मिलते ही सारा किराया चुका दूंगी। रानी क्या बात है, क्यों बड़बड़ा रही हो, कोई परेशानी है क्या? परेशानी? आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ परेशानी ही परेशानियां हैं। क्या तुम्हें दिखती नहीं? मकान मालिक आया था किराया मांगने, कई महीनों से किराया नहीं चुकाया। बताओ कहाँ से दोगे किराया? मैंने जैसे तैसे 2-4 दिन की मोहलत ले ली है उनसे, इंतजाम कर लेना अब तो। मुंह टेढ़ा करती हुई रानी वहां से चली जाती है। अगले दिन सतीश को फैक्ट्री में काम करते करते काफी देर हो जाती है। आधी रात को वो पैदल सुनसान रास्ते से घर जा रहा होता है, तभी उसके पीछे एक काली चुड़ैल लग जाती है। सतीश को पता नहीं था कि उसके पीछे पीछे एक काली चुड़ैल आ रही है। जब उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है तो पीछे मुड़ते ही चुड़ैल, भगवान मदद कर, मुझे चुड़ैल से बचा। देखो देखो, मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत करना। तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, मेरा पीछा करना छोड़ दो। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं तो बस तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, वैसे भी तुम तो चुड़ैल हो। इतना बोलते ही सतीश वहाँ से भाग निकलता है और भागते भागते घर पहुँचता है। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो, रानी जल्दी से दरवाजा खोलो। रानी दरवाजा खोलती है। इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ पूछो, मैं खुद ही बता देता हूँ, मेरे पीछे चुड़ैल लगी है, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। और वही चुड़ैल पीछा करती हुई हमारे घर तक आ गई है। तुम्हारे पीछे चुड़ैल खड़ी है। चुड़ैल आगे बढ़ती जा रही थी और सतीश और रानी पीछे हटते जा रहे थे। चुड़ैल फौरन अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। देखो, मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारे पति से प्यार हो गया है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शादी अपने पति से करा दो। रानी, तुम इस चुड़ैल की बातों में मत आना। ए चुड़ैल, मैंने बोला ना कि मेरी शादी हो चुकी है और ये मेरी पत्नी है। एक तो तुम चुड़ैल हो, ऊपर से इतनी काली। तुम्हें नहीं पता कि मेरे पति को काले रंग से बहुत नफरत है। काले रंग के कपड़े तक उन्होंने आज तक नहीं पहने, कोसों दूर रहते हैं काले रंग से। अपनी ये बुरी सी सूरत लेकर जाओ यहाँ से, अगर नहीं गई ना तो अभी बुलाती हूँ किसी तांत्रिक बाबा को। आज मैं अपने इस काले रूप की वजह से ही चुड़ैल बनी हूँ। तुम भी मारो ताना, पर कोई बात नहीं, अभी तो मैं जा रही हूँ, पर जाते जाते एक बात बोल कर जाती हूँ। अगर तुम मेरी शादी अपने पति से करा दोगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी, गहनों से लाद दूंगी, तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, तुम लोग बहुत ही गरीब हो। इतना बोलकर चुड़ैल अंधेरे में गायब हो जाती है। पर रात भर रानी को चुड़ैल की कही बातें सोने नहीं देती। तभी रानी सतीश को उठाती है। सतीश, 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 उठो, जल्दी उठो, अब तुम्हें फैक्ट्री जाने की कोई जरूरत नहीं। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम उस काली चुड़ैल से शादी कर लो। अगर तुम उससे शादी कर लोगे तो वो हमें अमीर बना देगी, मकान मालिक का सारा किराया भी चुका देंगे फिर हम। हे भगवान, मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो गई हो। उस चुड़ैल की बातों में मत आओ, वो चुड़ैल है चुड़ैल, वो हमें मार कर खा भी सकती है। हाँ, अगर उसे मारकर खाना ही होता हमें तो कल ही नहीं खा लिया होता जब वो घर पर आई थी हमारे। देखो, अगर तुमने उस चुड़ैल से शादी नहीं की ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। रानी की जिद के आगे सतीश की बिल्कुल भी नहीं चलती, इसलिए वो काली चुड़ैल से शादी करने के लिए मान जाता है
रानी हंसी खुशी अपने पति की शादी उस काली चुड़ैल से कर। शादी होते ही चुड़ैल रानी के हाथ में एक पोटली रखती है जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। ये पोटली सोने के सिक्कों से भरी हुई है, इनसे तुम जो चाहे वो करो, ऐसी ही पोटली मैं तुम्हें रोज दूंगी। रानी जैसे ही पोटली खोलती है तो इतने सारे सोने के सिक्के देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रानी पागलों की तरह हंसने लगती है। इतने सारे सोने के सिक्के मैंने कभी नहीं देखे, अब मैं अमीर हो गई, बहुत अमीर। क्या तुम सच में मुझे ऐसी पोटली रोज दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हैं, जो तुम्हारा मन करे वो खरीद सकती हो इनसे। रानी सिक्कों की पोटली लेकर घर में चली जाती है और उन्हें गिनने लगती है। सतीश, क्या तुम्हें नहीं चाहिए सोने के सिक्के? मैं तुम्हें भी एक सोने के सिक्कों से भरी पोटली दे सकती हूँ। उन सिक्कों से तुम अपनी खुद की फैक्ट्री खोल सकते हो, किसी और के यहाँ नौकरी करने की तुम्हें जरूरत नहीं होगी फिर। मुझे नहीं चाहिए सोने के सिक्के, मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। जैसे रोज जाता हूँ काम पर, वैसे ही जाऊंगा रोज। मुझे तुम्हारे सोने के सिक्कों से कोई लेना देना नहीं। इतना बोलकर सतीश दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। पर सतीश की कही बात चुड़ैल को अच्छी लगती है और वो मुस्कुराती हुई उसके पीछे चल देती है। वहाँ रानी उन सोने के सिक्कों से मकान मालिक का किराया चुका देती है और अपने लिए एक नया घर भी खरीद लेती है, बहुत बड़ा। अगले दिन चुड़ैल रानी के हाथों में फिर से एक सोने की पोटली रख देती है। वहाँ सतीश फैक्ट्री जाने के लिए तैयार बैठा था। आइए, आकर नाश्ता कर लीजिए, आज मैंने आपकी पसंद का सब बनाया है, और हाँ, फैक्ट्री जाने के लिए टिफिन भी तैयार कर दिया है। रोज तो रानी बनाती है मेरे लिए नाश्ता, फिर तुमने क्यों बनाया? कहीं तुमने मेरे खाने में कुछ मिलाया तो नहीं मुझे मारने के लिए? ऐसा मत बोलिए, आप मेरे पति हैं, मैं आपको क्यों मारूंगी? मुझ पर विश्वास करिए और चलिए नाश्ता करने, नहीं तो देर हो जाएगी फैक्ट्री जाने में। सतीश नाश्ता करता है और चुड़ैल उसके सामने बैठकर बस उसे ही बड़े प्यार से देखती रहती है। सतीश के जाते ही, ये मेरा घर है, इसलिए तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। मतलब अगर इस घर में रहना है मेरे पति की पत्नी बनकर, तो घर का सारा काम करना होगा। मैं कोई नौकरानी तो रख नहीं सकती इस घर में, क्योंकि उसे तुम्हारे यहाँ होने का पता चल जाएगा और वो पूरे मोहल्ले में शोर मचा देगी, चुड़ैल चुड़ैल बोलकर। अब जाओ और काम करो। रानी अपने कमरे में पूरा दिन बस सोती रहती। वहाँ चुड़ैल को सुबह से शाम हो जाती घर का काम करते करते। तभी सतीश घर लौटता है लंगड़ाते हुए। रानी, ओ रानी, बाहर आओ जरा, देखो मुझे कितनी चोट आई है, जरा अंदर से दवाई लेती है ना। सुनते ही चुड़ैल दौड़ी आती है। ये चोट कैसे लगी है आपको, और इससे कितना खून बह रहा है? बहुत देर तक जब रानी बाहर नहीं आती तो सतीश उसी हालत में उसे देखने उसके कमरे तक जाता है। रानी आराम से बैठकर टीवी देख रही होती है। कोई बात नहीं, मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ, लाओ पैर दिखाओ। चुड़ैल सतीश के पैर में मलहम पट्टी करने लगती है और चोट लगने की वजह पूछती है। सतीश उसे बताता है कि वो चोट उसे फैक्ट्री में लगी। ऐसी हालत में आप फैक्ट्री मत जाना कल। मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे फैक्ट्री हर हालत में जाना ही है। इतना बोलकर सतीश सोने चला जाता है। चुड़ैल पूरी रात उसे ही देखती रहती है। सुबह जब सतीश फैक्ट्री के लिए लंगड़ाता हुआ घर से बाहर निकलता है तो रास्ते में फूल ही फूल पड़े देखता है। हैरान होने की जरूरत नहीं, ये मैंने ही आपके लिए बिछाया है। आपके पैर में चोट आई है ना, इसलिए बिछाए हैं। चुड़ैल सतीश का अच्छे से ध्यान रखती थी। उसे जो चाहिए होता उसे दौड़ कर ला कर देती। एक दिन रानी को एहसास होता है कि सतीश उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो चुड़ैल से बहुत घुल मिल गया था और उससे वो हंस हंस कर बातें करता था। ए काली चुड़ैल, वो मेरे पति हैं, उनसे दूर रह। मैं तुम्हें रोज सोने से भरी पोटली देती हूँ ना, इसलिए क्योंकि तुमने अपने पति से मेरी शादी की। अब वो मेरे भी पति हैं। अरे दौलत के लालच में मैं अपने पति को भूल गई और अनजाने में ये गलती कर बैठी। मुझे तुम्हारे दिए हुए सिक्के नहीं चाहिए, मुझे बस अपने पति का प्यार चाहिए। आखिर तुम्हें समझ आ ही गई। मैंने तुम्हें कितना समझाया पर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। दौलत के सामने तुम मुझे भूल गई। मैं तुम्हें कितना भी कमा कर देता, तुम उन पैसों को पानी की तरह बहा रही थी। तुम्हें समझाने का बस एक यही रास्ता था। एक रात मैंने तुम्हारे पति को पकड़ लिया। उसे हाथ लगाते ही उसके मन की सारी बात मैं जान गई। मुझे सतीश पर बहुत दया आई और मैंने उसकी मदद करनी चाहिए। हम दोनों ने मिलकर तुम्हें सुधारने के लिए ये सब किया। रानी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसने चुड़ैल से लिए सभी सिक्के उसे वापस कर दिए। मेरा रंग अचानक से इसीलिए बदल गया क्योंकि मुझे एक ऋषि मुनि से श्राप मिला था कि जब तक मैं किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करूंगी तब तक मेरा रंग काला ही रहेगा। इतना बोलकर चुड़ैल हमेशा के लिए गायब हो जाती है।